नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले से सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ती नजर आई, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोर्ट के फैसले की कॉपी आने के बाद इसको लेकर अध्ययन किया जाएगा। मजबूत पैरवी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने को लेकर की जाएगी। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने को लेकर अब धामी सरकार के पास दो रास्ते बचे हुए हैं। या तो सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नौकरियों में अध्यादेश लेकर आए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर मजबूत पैरवी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगवा दे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30% आरक्षण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण पर अब रोक लग चुकी है। इस बारे में सीएम धामी ने कहा है कि कोर्ट के फैसले की कॉपी आने के बाद इसको लेकर अध्ययन किया जाएगा। धामी सरकार के पास अब भी इस मामले में दो विकल्प बचे हैं, जिस पर कोर्ट के फैसले की कॉपी आने के बाद अध्ययन किया जाएगा। तो उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसको लेकर सीएम धामी ने भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले की कॉपी आने के बाद इसको लेकर अध्ययन किया जाएगा। धामी सरकार के पास अब भी दो विकल्प है और प्रदेश में महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने पर वो पैरवी करेंगे। वहीं कोर्ट के इस फैसले से धामी सरकार की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोर्ट की फैसले की कॉपी आने को लेकर वो इसको लेकर अध्ययन करेंगे और मजबूत पैरवी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने को लेकर वो करेंगे। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने को लेकर अब धामी सरकार के पास दो रास्ते बचे हुए हैं। या तो सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नौकरियों में अध्यादेश लेकर आए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर मजबूत पैरवी करे और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगवा दे। तो अब देखना होगा कि धामी सरकार कैसे इस समस्या से निपटती है। रिजल्ट जो डिसीजन है वो आया नहीं था। पूरे डिसीजन को आने के बाद हम उस पर पूरा उसको देखने के बाद उसको आगे करेंगे। रिजल्ट जो डिसीजन है वो आया नहीं था। पूरे डिसीजन को आने के बाद हम उस पर पूरा उसको देखने के बाद उसको आगे करेंगे। रिजल्ट जो वहीं देहरादून में आज शिवपुरी और गूलर के बीच बनी सुरंग आर पार होगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत इस सुरंग का निर्माण किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। बता दें कि 20 अक्टूबर 2020 को सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ था। साथ ही 500 मजदूर दिन रात सुरंग को बनाने के लिए काम कर रहे थे। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में आर पार होने वाली ये दूसरी सुरंग थी। इससे पहली सुरंग शिवपुरी और व्यासी के बीच है। करीब 101.12 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। शिवपुरी और गूलर के बीच आज सुरंग बनकर तैयार हो गई है। सीएम धामी इसका शुभारंभ आज करने वाले हैं। बता दें, ये जो सुरंग है ये 2 साल में बनकर तैयार हुई है। 500 मजदूरों ने दिन रात इस पर काम किया है, तब जाकर ये 2 साल में ये सुरंग बनकर तैयार हुई है। 20 अक्टूबर 2020 को सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ था। 500 मजदूरों ने दिन रात सुरंग को बनाने के लिए काम किया, तब कहीं जाकर इस सुरंग का काम अब पूरा हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ हेली सेवा का फ्लैग ऑफ किया। यह हेली सेवा देहरादून से हल्द्वानी, पंतनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तक चलेगी। साथ सीवर पवन हंस की यह सेवा अभी सप्ताह में 1 दिन चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हेली सेवा को शुरू करवाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री
ज्योतिरादित्य एम सिंधिया का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत राज्य में जो हेली सेवाएं चल रही हैं, ये उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सेवाओं से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। भारत सरकार के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि अभी पिछले दिनों मैंने उनसे भेंट की थी और उनसे अनुरोध किया था कि पवन हंस की एक तो सेवा हमारे यहाँ पर नियमित जो भी तय हुआ है नियमित सेवा हो। उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया कि हम नियमित सेवा यहाँ पर चलाएंगे। इसके साथ साथ हमारे अनुरोध पर उन्होंने अल्मोड़ा भी चूँकि इसमें जोड़ना था। पहले देहरादून से पंतनगर और पंतनगर से पिथौरागढ़ था। अब इस सेवा को देहरादून, पंतनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इस तरीके से किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आज फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ पवन हंस के साथ और ये उड़ान स्कीम उत्तराखंड की तरफ से है, तो बहुत अच्छी स्कीम है उत्तराखंड वालों के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आज फर्स्ट टाइम ट्रैवल। वहीं यूकेएसएस-एससी के सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक होने की पुष्टि हुई है। ये पुष्टि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के बाद हुई है। बताया जा रहा है कि 10-10 लाख रुपए में विकास सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया गया। ये खुलासा एसटीएफ की जांच में सामने आया। फिलहाल एसटीएफ ने रायपुर थाने में 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की माने तो प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों ने परीक्षा से एक दिन पहले ये पेपर लीक किया था। यूकेएसएस-एससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। 10 लाख रुपए में यह पेपर लीक किया गया था। आरोप है कि प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों ने इस पेपर को लीक किया गया है। 10 लाख रुपए में उन्होंने यह सौदा किया था। फिलहाल एसटीएफ ने रायपुर थाने में 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जल्द ही उनसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस की माने तो प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों ने परीक्षा से एक दिन पहले इस पेपर को लीक किया था। 10 लाख रुपए में यह सौदेबाजी हुई थी। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उन लोगों को गिरफ्तार कर अब इस मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें, यूकेएसएस-एससी भर्ती घोटाले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एसटीएफ के रडार पर विभाग के कई मंत्री भी हैं जिन पर एसटीएफ कार्रवाई करने वाली है। उनसे पूछताछ करेगी, जिसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आएगा। वहीं यूकेएसएस-एससी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह ने कई राज उगले हैं। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिसमें उन्होंने कई राज के खुलासे किए हैं। हाकम सिंह के बयान के आधार पर कई और लोग गिरफ्तार होने की उम्मीद है। अभी तक इस पूरे मामले में 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धामपुर निवासी केंद्रीय पाल पर जल्द कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एसटीएफ ने धामपुर ले जाकर हाकम सिंह से पूछताछ की। हाकम का साथी केंद्रपाल पहले ही बिजनौर कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। तो मास्टरमाइंड हाकम सिंह ने एसटीएफ की पूछताछ में कई राज उगले हैं, जिसके बाद कई और लोगों की गिरफ्तारी होने की उम्मीद है। बयानों के आधार पर जल्द ही गिरफ्तारियां और होने वाली है। केंद्रपाल पर भी जल्द एसटीएफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बता दें, वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य बेहद ही सुस्त गति से चलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीते दिन शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की रिपोर्ट तलब की थी। साथ ही खुद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सड़कों पर उतरकर स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया था। हालांकि निरीक्षण के दौरान मिली तमाम खामियों के बाद मंत्री अग्रवाल का पारा चढ़ता दिखाई दिया। सरे बाजार अधिकारियों को उन्होंने लताड़ लगाई थी।
तो स्मार्ट सिटी का काम सुस्त नजर आ रहा है, जिसको लेकर शहरी विकास मंत्री ने निरीक्षण किया इलाके का। इस दौरान अधिकारियों को फटकार लगाई। खामियों को देखकर उनका पारा चढ़ गया। अधिकारियों से उन्होंने बात की और उनको इस मामले में फटकार लगाई कि जल्द ही स्मार्ट सिटी का काम पूरा किया जाए। तो देहरादून स्मार्ट सिटी का काम बेहद ही सुस्त गति से चल रहा है, जिसके चलते शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विकास कार्यों का, निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम में काफी खामियां देखने को मिली, जिसके बाद उन्होंने सरेराह अधिकारियों को इस बारे में फटकार लगाई और उनको जल्द ही निर्माण कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। जिस टाइम मैंने देखा था, मुझे लग रहा था उस समय थोड़ा गति आई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है कि ठेकेदार जिस प्रकार से काम कर रहा था वो संतोषजनक नहीं है। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि जब हम उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय पे बहुत जल्द हम यदि उसकी मंशा भी यदि नहीं है, काम भी वो नहीं कर रहा है, संतोषजनक भी नहीं कर रहा है, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। बहुत जल्द उसके खिलाफ फिर कार्रवाई करेंगे ताकि जनता को इससे राहत मिले। जिस टाइम मैंने देखा था, मुझे लग रहा था उस समय थोड़ा गति आई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है। तो देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों में सुस्ती को देखकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के कई जिलों में बीते दिन हुई भारी बारिश के चलते बने आपदा जैसे हालात की वजह से काफी नुकसान हुआ। आपदा की वजह से न सिर्फ जान माल का काफी नुकसान हुआ है, बल्कि तमाम परिवार बेघर हो गए हैं, जो अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पैदा हुई प्राकृतिक आपदा को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा करने के साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि आपदा प्रभावितों को मिलने वाले मुआवजे को भी बढ़ाया जाएगा, ताकि उनका सही से गुजर बसर हो सके। तो प्राकृतिक आपदा पर सीएम धामी ने चिंता जताई है। प्रभावितों को राहत देने की बात कही है। मुआवजा राशि बढ़ाए जाने को लेकर उन्होंने कहा है कि जल्द ही उनकी मुआवजा राशि बढ़ाई जाएगी, ताकि सही ढंग से वो अपना गुजर बसर कर सके। बता दें, प्राकृतिक हम लोगों का भी मत है कि अभी इस समय में जो आपदा आई है या पहले भी आपदा आई है, तो उसमें हम राज्य की तरफ से, क्योंकि भारत सरकार के तो उसमें एक नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के आधार पर ही सहायता मिलती है। हम राज्य के स्तर पर देख रहे हैं उसमें क्या। महिला आरक्षण को लेकर किस तरीके से देखते हैं? हम लोगों का भी मत है कि अभी वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा है, जिसमें टिहरी जिले में सरखेत गांव के आसपास बाढ़ से हुए नुकसान का जिक्र किया गया है। साथ ही बाढ़ के नुकसान से भविष्य में भी ग्रामीणों को खतरा होने की संभावना जताई है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को कहीं और किसी और जगह विस्थापित करने की मांग की गई है। इस खत में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकारी भूमि के साथ वन विभाग की भूमि पर अनाधिकृत तरीके से बने होटल और रिजॉर्ट्स की भी जांच की मांग की है। तो सीएम धामी के नाम पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पैगाम भेजा है। उन्होंने पत्र लिखकर बाढ़ से हुए नुकसान का जिक्र किया है, साथ ही लोगों की मदद करने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों के साथ ही ग्रामीणों को और प्राकृतिक आपदा से आने वाले खतरों की आशंका जताई है। वहीं अल्मोड़ा जिले के जैती क्षेत्र में स्थित धामदेव में सालम क्रांति दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह और टीका सिंह ने अंग्रेजों से लड़ते हुए 25 अगस्त 1942 को इस स्थान पर बलिदान दिया था। उनकी बरसी पर हर साल धामदेव ये दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत क्षेत्रीय जनता ने सीएम का स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरसिंह और टीका सिंह को आज युवाओं ने प्रेरणा लेनी चाहिए। उनको वो सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद हमारे सभी आने वाली नौजवान पीढ़ियों के स्मरण में रहें, हमारी नौजवान पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेते रहे। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, वह ऐसे हमारे अनगिनत तो हजारों की संख्या में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी, सभी को याद किया गया। और आने वाले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस दिवस के दिन बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सालम क्रांति दिवस के दिन लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। लोग गांव-गांव से आए श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं भी नरसिंह टीका सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। उनके नाम पर, शहीदों के नाम पर यहाँ पर अपार मेला हो रहा है। लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस दिवस के दिन बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सालम क्रांति दिवस के दिन लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। लोग गांव-गांव से आए श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं भी नरसिंह टीका सिंह को बहुत बहुत। वहीं राजधानी देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने बैंक आधारित सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। सीएम धामी ने कहा कि अगर हर 3 महीने में होने वाली बैंकर्स समिति की बैठक काफी खास होती है, क्योंकि इस बैठक में मुद्रा योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना और बाकी स्वरोजगार योजना से जुड़ी हुई योजनाओं की समीक्षा होती है। जनता को कैसे इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके, इस पर विचार विमर्श किया जाता है। उसको लेकर विचार विमर्श किया जाता है। बता दें कि मुद्रा बैंक योजना, स्वनिधि योजना, पीएम स्वरोजगार योजना, सीएम स्वरोजगार योजना, सीएम नैनो योजना, वीरचंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, रोजगार सृजन के कार्यक्रम है। तो देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान बैंक आधारित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैंकर्स समिति की यह बैठक काफी खास होती है, जिसमें रोजगार से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाती है ताकि लोगों को कैसे रोजगार का लाभ मिल सके। क्योंकि ये जो हमारी SLBT बैंकर समिति की जो बैठक है, ये प्रत्येक 3 माह में होती है और इसमें हम लोग समीक्षा करते हैं कि जो भारत सरकार की हमारी बहुत सारी योजनाएं जिसमें चल रही है, मुद्रा बैंक की योजना है, स्वनिधि योजना है, रोजगार सृजन के कार्यक्रम हैं, राज्य के हमारे जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उसमें बैंकों से ऋण इत्यादि लेने की व्यवस्था है। उसमें कितना अभी तक प्रगति हुई है, कितना योगदान हुआ है, इससे किसान क्रेडिट कार्ड है, उन सभी पर समीक्षा हुई है। और अभी तक जो इस वर्ष का समय है उसमें काफ़ी चीज़ों में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन हमने कहा है कि और ज़्यादा हम अपने लक्ष्य बढ़ाएं, क्योंकि ये जो हमारी SLBT बैंकर समिति की जो बैठक है ये प्रत्येक 3 माह में होती है और इसमें हम देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इस प्रकार के अपराध में शामिल हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UKSS-SC भर्ती घोटाले के संबंध में कहा है कि इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने कहा, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी धांधली कर अवैध संपत्ति जमा की है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी संपत्तियों को कुर्क करने का काम किया जाएगा। UKSS भर्ती घोटाले पर सीएम धामी ने अब सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा जो इस धांधली में शामिल है। वहीं इस धांधली में शामिल लोगों ने अगर अवैध संपत्ति इकट्ठा की है तो उसको भी कुर्क किया जाएगा। सीएम धामी ने इसके लिए आदेश दिए हैं कि आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाए, उनके खिलाफ कड़ी जांच की जाए। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इस प्रकार के अपराध में शामिल हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने किया है, हमारे बेटियों के साथ, बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धाराएं हो सकती हैं, उन सभी धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एक प्रतिनिधि मंडल में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार से मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी को एक पत्र लिखकर शिकायत दी, जिसमें उन लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ पोर्टल पर झूठी और भ्रामक खबरें चलाकर उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसके अलावा झूठी अफवाह फैलाकर उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डीजीपी से बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है, जहां लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है और पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मसूरी देहरादून मार्ग पर सरेआम शराब पीने और सोशल मीडिया पर पुलिस को ललकारने वाले यूट्यूबर बॉबी कटारिया की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। बॉबी कटारिया ने गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अभी तक सरेंडर नहीं किया, जिस पर अब डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त कदम उठाते हुए देहरादून तो बॉबी कटारिया के खिलाफ अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बॉबी कटारिया के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देहरादून एसएसपी को बॉबी कटारिया के खिलाफ कुर्की के कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। 25,000 का इनामी घोषित करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो अब बॉबी कटारिया पुलिस के लिए 25,000 का एक इनामी आरोपी है। नहीं, देखिए कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच पाता। एफआईआर दर्ज हो गई है, वारंट उसके निकल चुके हैं। अगर वो नहीं आता है तो उसके फिर कुर्की वारंट निकलवाएंगे और उस पर इनाम घोषित करा जाएगा। बच नहीं पाएगा, कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। सर क्या मतलब गिरफ्तारी तो निश्चित है ना सर इसमें? मैंने कहा ना, वारंट पे नहीं मिला, मिसिंग है, तो हम उसकी कुर्की वारंट कोर्ट से लेने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उस पर इनाम भी घोषित कराएंगे। राज्य में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी चिंतित नजर आए हैं। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि सभी सीएमओ को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे डेंगू राज्य में अपने पैर ना पसार सके। उन्होंने कहा है कि लगातार डीजी के स्तर पर भी समीक्षा की जा रही है, जिससे लोगों को जागरूक करने और डेंगू से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिति अभी नियंत्रण में है। अभी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर चिंता जाहिर की है। सीएमओ ने निर्देश जारी किए गए हैं। सभी स्वास्थ्य अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। डेंगू में कल तक 34 केसेस थे और इसकी लगातार मॉनिटरिंग हमारी चल रही है। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हर 3 साल में इसका प्रकोप थोड़ा बढ़ता है और हर तीसरे साल में बढ़ता है। वो तीसरा साल कोइंसिडेंटली ये इस साल है, लेकिन इसमें जो हमारा फोकस है, मेन फोकस है, वो सोर्स रिडक्शन पे है। जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है उन स्रोतों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जो मच्छर का लार्वा है उसको डिस्ट्रॉय करने पे फोकस है। हम लोगों ने आईईसी मटेरियल भी हर डिपार्टमेंट में जमा को दिया है। हमने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है जो हमने हर डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। उसमें भी हमने सोर्स रिडक्शन का महत्व बताया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।